देखिए, मेरा बच्चा जिंदगी भर बेरोजगार रहे और पेट्रोल की दाम 25,000 रुपया लीटर हो जाए, फिर भी अब्दुल पंक्चर वाला को टाइट करना है। ऐसा वोटर इस देश में है, उसकी बर्बादी के लिए अलग से एक पार्टी की जरूरत नहीं है। एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के साथ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसकी मूल वजह ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बनाया जाना, मूल वजह ये थी कि उनके पास एक कागज गया, जो कागज देखकर वो सारी लाइफ की तपस्या है उस पे पानी फेर जाएगा, इससे डर जाते हैं। इंसान अय्याश होता है तो कायर भी होता है। एनडीए के साथ इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन किसी भी हद तक जाकर एनडीए को जीत दिलाने में सक्षम है। ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए, एनएसए कानून, यूएपीए जैसे कानून, और फिर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि एक्स, एलॉन मस्क की एक्स, जुकरबर्ग की मेटा, वो तो खुलकर सामने है, यूट्यूब, सुंदर पिचाई, ये सब एनडीए के घटक दल हैं। राम ने सत्ता की लालसा नहीं रखी, वो वनवास चले गए क्योंकि उनको जबान रखनी थी अपने पिता की। तो ये राम का अपना खुद का उदाहरण जो है वो पूरा बीजेपी की आइडियोलॉजी है, सत्ता को चिपके रहने की, उससे विपरीत है। उनका मंदिर बनाकर ये वोट मांगेंगे, ये एक बहुत अधर्म हो रहा है। छुट्टी पर जाता है कोई सेना से तो वो बीजेपी की योजनाओं का प्रचार करेगा। भारतीय सेना जो राजनीतिक नहीं है, उसको गैर राजनीतिक रखा गया, आज तक राजनीति में उसको आने नहीं दिया, इसलिए भारत का पाकिस्तान नहीं बन पाया। अरे भाई, ये निष्पक्षता किस बला का नाम है? ये एक्चुअली सत्यमेव जयते की जगह इलेक्शन कमीशन का बोध वाक्य होना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से इस सीरीज पर हम अलग अलग चीजों पर बात कर रहे हैं और 2024 चुनावों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अलग अलग फैक्टर्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एनडीए के बारे में। अगर एनडीए की बात करें तो पहले एक एनडीए हुआ करता था जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी सहित देश के तमाम नेताओं ने मिलकर की थी, अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने मिलकर की थी। लेकिन क्या 2023 में वो एनडीए मौजूद है? क्योंकि जब विपक्ष की ओर से इंडिया नामक गठबंधन बनाया जाता है तब उसी शाम को पता चलता है कि एनडीए नामक गठबंधन 2023 में भी है, जिसमें 38 पार्टियां हैं। ये 38 पार्टियों की हकीकत क्या है? बीजेपी को छोड़ कौन सी दूसरी पार्टियां हैं जितनी ताकतवर हैं? और एनडीए बनाम इंडिया में एनडीए का मतलब क्या समझा जाए, आज इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और ऑथर, जिनके साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, राजू परुलेकर सर मौजूद हैं। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। और आज जिस तरह से कहा गया, बात करेंगे एनडीए के बारे में। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं अपने आप को, सबसे ज्यादा उनके पास कार्यकर्ता है। और अब जब इंडिया बना है तो कह रहे हैं इंडिया से ज्यादा गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो एनडीए में मौजूद है। एनडीए को आप किस तरह से देखते हैं 2024 चुनावों में, इनकी अहमियत, और बीजेपी को अगर एनडीए से बाहर निकाले तो एनडीए का क्या मतलब होगा? एनडीए का अस्तित्व हुआ करता था अटल जी के टाइम में, और 2014 में भी एनडीए ठीक ठाक गठबंधन में थी, यानी बीजेपी अपने साथी दलों के साथ गठबंधन में थी। लेकिन 2014 से ऐसा हो गया, और वो बेसिकली आरएसएस, आपने इस पर चर्चा की, बहुत सारी आरएसएस कल्ट की वो खासियत रही है। जिन्होंने भी एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, उनकी स्थिति देखिए आज। महबूबा मुफ्ती की स्थिति क्या होगी, फिर उद्धव ठाकरे देखिए, फिर पवार साहब ने उनको जितनी मदद की थी 2014 में भी सपोर्ट किया था, तो उनके पार्टी की स्थिति देखिए। फिर चंद्राबाबू नायडू तो कन्वेनर बने थे ये एनडीए के, मोदी जी ने उनको हाथ खींच कर लाया था, तो अब वो कहाँ हैं? वो अभी जेल में हैं। तो कुल मिलाकर जिन्होंने बीजेपी के साथ जाना तय किया था एनडीए में मोदी जी के नेतृत्व में, पहले दोस्तों का ही काम तमाम हो गया है। तो अब जो एनडीए बनने के लिए आ गए हैं, यानी बनाने के लिए बीजेपी के साथ,
वैसे गठबंधन में बहुत सशक्त पार्टियां हैं, लेकिन उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टीज जो आई हुई हैं उसमें कौन है? मांझी हैं, चिराग पासवान है, बच्चे बच्चे हैं, यानी राजभर है, ओम प्रकाश राजभर, और आपको कुछ याद आ रहा है तो बताइए कोई पार्टी की। और ऐसी लिस्ट है। AIDM के बाहर निकल चुका है, तो महाराष्ट्र में 2 महाराष्ट्र में नहीं, हाँ महाराष्ट्र में, लेकिन वो जो है वो शिंदे गुट है और अजीत दादा गुट है, जो आप अगर NCP उनको करना, लेकिन उनकी तो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो मैं ना उनको NCP कहूँगा ना शिवसेना कहूँगा। और हालांकि वो खुद को कहते हैं, और हो सकता है कि इस स्थिति में कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कोई निष्पक्ष रहा नहीं, तो वो हो सकता है इनको ही मान ले शिवसेना और वो। लेकिन फिर भी एक जो ब्रांड है, जैसे कि पवार ब्रांड है, ठाकरे ब्रांड है, महबूबा मुफ्ती का अपना ब्रांड है, फिर उमर अब्दुल्ला अपना है, सब लोग NDA के साथ कोई भी नहीं है। NDA के साथ वो है जो तटस्थ है, जैसे कि मायावती, BRS, AIMIM, वो ये लोग जो हैं वो लोग अलग तरीके से बीजेपी के साथ है। एक्चुअली उनको NDA गठबंधन में नहीं लिया गया है, लेकिन वो हैं क्योंकि वो वोट कटुआ पार्टी के रूप में काम करेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि इनके बारे में मैं ऐसा क्यों बोला, तो खुलकर ओवैसी साहब ने बीजेपी का कई बार विरोध किया है, लेकिन उनको कभी किसी एजेंसी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और हालांकि मैं क्या बताऊं, यहाँ पर दानवे जी हैं, राव साहब दानवे, महाराष्ट्र में अध्यक्ष हुआ करते थे, मिनिस्टर हैं अभी। उन्होंने खुद कहा था कि ओवैसी साहब यहाँ नहीं लड़े इसलिए हमारा नुकसान हो गया। तो बात क्लियर है। और फिर ये पूरे गठबंधन में जो छोटे छोटे लोग हैं, यानी हर पार्टी के निकले हुए या फिर हर पार्टी से निकाले गए लोग हैं, वो NDA बनाकर बीजेपी के साथ है। बीजेपी अपने आप में प्रबल है, वो सशक्त है अपनी दोनों बार, यानी 2014 और 2019 में उन्होंने 2014 की जो बहुमत था वो बहुमत था। 2019 में वो बहुमत कैसे आया उसके ऊपर कई सारी थियरीज है। वो हम लोग अशोका यूनिवर्सिटीज़ से लेके सत्यपाल मलिक तक अलग अलग थियरीज बाहर आई हैं, और वो थियरीज पे हम बात कर सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन वो वॉट एवर मैनिपुलेशन दे डिड, वॉट एवर हैड, तो वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उनको बहुमत मिला, 303 है, तो उनको साथी की ज़रूरत है ऐसा नहीं है। लेकिन ये दिखाने के लिए कुछ लोग हैं, जैसे कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, उनका एक उदाहरण हम ले लें, तो बेचारे वो जाएंगे कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, तो उनको ले लिया है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वोट ले सकते हैं बस, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। हालांकि ऑपोजिशन में सारी बड़ी पार्टियां हैं और ओरिजिनल पार्टीज़ हैं, लेकिन पलड़ा NDA का भारी है। वो क्यों और कैसे, उस पर बाद में आते हैं। बिल्कुल, वो इंटरेस्टिंग होगा, और इसके बारे में आगे बात करने से पहले एक चीज को मैं आगे ले जाना चाहूंगा कि जो ऑफिशियली NDA का हिस्सा है, उनसे ज्यादा जो अनऑफिशियली NDA का हिस्सा है वो बीजेपी की मदद करेंगे। AIMIM की बात कर ली आपने, या बाकी ऐसे कई सारे पार्टीज हैं, मायावती की बात कर लें, जो यूपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, करती थी और अभी भी। लेकिन वोट तो काटेंगे सर वो, अगर बीजेपी का डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो मदद करेंगे। लेकिन मायावती की बात अगर हम करें तो एक समय पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की एक महिला मुख्यमंत्री जो बार बार हुई, और उनके बारे में उस समय कई सारी तारीफ की गई, या उनके कई सारे पॉलिसीज कंट्रोवर्शियल भी रहे, लेकिन ये कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना हो, या फिर जिस तरह से एक पूरा वर्ग था जिसको आगे लाने की कोशिश उनकी ओर से की गई। लेकिन हालात इतने बदल जाएंगे कि अब वो किसी चीज पर बोलती नहीं है, ना इंडिया का हिस्सा बनती है, बीजेपी का खुलकर विरोध नहीं करती। ये लोगों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ ओवैसी तो है ही, जहां पर भी चीजें डगमगाती हुई नजर आती है, वहां पर ओवैसी का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, ओवैसी की पार्टी का, हालांकि ओवैसी साहब खुद
उस पार्टी के चालक और कर्ता धर्ता है, लेकिन दोनों भाई यानी। लेकिन वो उस पार्टी का अस्तित्व उस वक्त जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नेतृत्व में जनसंघ था, और एक तरफ सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा हुआ करती थी, तो और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जीना की हुआ करती थी, तो दोनों एक साथ बैठते थे और दोनों के लिए दो राष्ट्र की मांग दोनों ने जायज़ ठहराई। खैर बंगाल में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल भी हुए थे, तो ये सारी जो को एग्जिस्टेंस इनकी होती है वो एक दूसरे को मदद करने के लिए होती है, तो ये शुरू से चल रहा है, वैसे ही इनका है। और मायावती कुछ लोग A4 साइज़ की एक नोटिस आ जाती है तो उसके बाद में बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं। उनमें से एक BSP की सुप्रीमो हैं, हालांकि वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल वूमन है और उन्होंने जो एक किया अपनी लाइफ में वो इतिहास रचा, लेकिन उनके भाई के बारे में या उनके प्रति कुछ CBI इंक्वायरीज़ वगैरह की बात हुई और उसके बाद अचानक उनमें बदलाव आया, और वो बदलाव इतना ज़बरदस्त था कि आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई, इसके लिए कोई गणित की ज़रूरत नहीं है, आप मन ही मन समझ सकते हैं कि जैसे कि आप समझिए कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जाते हैं और वहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के साथ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो उसकी मूल वजह ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बनाया जाना, मूल वजह ये थी कि उनके पास एक कागज़ गया, जो कागज़ देखकर वो अपनी सारी उम्र की जो सारी लाइफ की तपस्या है उस पे पानी फेर जाएगा, इससे डर जाते हैं, और फिर वो इंसान अय्याश होता है तो कायर भी होता है। तो वो सारी बातें हैं। ये मायावती को लागू होता है कि नहीं होता है, ये मैं नहीं उस पर टिप्पणी करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए बहन मायावती एक रिस्पेक्टेबल लीडर है आज भी, लेकिन वो जो कर रही है वो लोकतंत्र और भारत के संविधान और जिनको वो मानती हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तो उनके बेस पर जो हमला कर रहे हैं उनका साथ दे रही है। इससे ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी त्रासदियाँ हैं और उनका भी अपना अंतर्मन होगा, वो उनको बहुत तकलीफ़ देता होगा, परेशान करता होगा, उतना ही काफ़ी है, हम क्यों बात करें। तो पहले हमने बात की एनडीए की पार्टीज के बारे में, जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे, फिर उन पार्टीज के बारे में जो इनडायरेक्टली एनडीए की मदद कर रहे हैं, और उसमें एक चीज जो बार बार हो रहा है, वो जो तीसरे जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो शक्तिशाली गुट या संगठन जो एनडीए या बीजेपी की सबसे ज्यादा मदद कर रही है, जिसकी वजह से ये पार्टियां वहां पर जा रही हैं। देखिए इंडिया के साथ कितनी पार्टीज हैं और असल में आखिर में कितनी पार्टी रहेगी उस पर हम अभी बात नहीं कर सकते, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव और लोकल लीडर्स कांग्रेस के जिस अपरिपक्वता का दर्शन अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ, और भी चीज़ें होगी, उसमें से मैं केजरीवाल का कभी किसी के साथ होने का एहसास मुझे नहीं होता है, वो किसी के साथ नहीं होता, वो खुद अपने साथ होता है। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी नार्सिसिस्ट पर्सन, मैं उनको इन पर्सन भी जानता हूँ और एज ए लीडर भी मुझे मालूम है, तो उनको भी भरोसा नहीं रखा जा सकता। फिर पवार साहब अडानी के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं, डट कर खड़े हुए हैं, तो पूरा, हालांकि राहुल जी ने उनका बचाव किया कि वो प्रधानमंत्री नहीं है और अडानी को बचा नहीं रहे हैं, इसलिए मैं उनसे जवाब नहीं मांगता, लेकिन कल अगर इंडिया जीत जाती है, समझ लीजिए हम हाइपोथेटिकल, इस पर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन जीत जाती है, तो क्या पवार अपने जो MPs लगाएंगे उस इंडिया में, उसके बदले में अडानी को एमनेस्टी नहीं मांगेंगे? ये पहले प्रॉमिस किया है क्या उन्होंने? नहीं किया है। तो कुल मिला के जो साथ में हैं इंडिया के, वो भी साथ में है या नहीं अभी तक पूरा तय नहीं हुआ है मेरे लिए। अब अंदर से राहुल जी को पूरा विश्वास होगा या और किसी को विश्वास हो, मुझे नहीं मालूम, वो आपस में क्या बात करते हैं उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। पवार साहब खरगे साहब से मिलते, राहुल जी से मिलते, उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे
एक एज एन ऑब्जर्वर मुझे ये पक्का यकीन है कि केजरीवाल इंडिया के साथ नहीं है। अखिलेश उस तरह के परिपक्वता नहीं है जिस तरह की परिपक्वता उनके पिता में थी, मुलायम सिंह जी, यानी नेताजी में जो बात थी वो अभी अखिलेश में आनी है, यानी आ जाएगी कभी ना कभी, लेकिन अभी नहीं है। जिस तरह से देखिए, कई बार आपको बात ना करना उचित होता है राजनीति में, किसी चीज़ पे टिप्पणी ना करना ज़्यादा हितकारी होता है। ये सोनिया से सीखे कोई। सोनिया जी जिस तरह से बात को टाल देती है, कितनी दर्द भरी दास्तान भी आपके लाइफ में हो तो भी आप बहुत कम बात करो तो ज़्यादा वो लोग आपको समझ सकते हैं। तो अखिलेश में वो नहीं है, वो बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं। जो मैच्योरिटी फिर तेजस्वी यादव में दिखती है वो उनमें मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तीसरा, पवार साहब का किस्सा तो मैंने बता दिया। वो अडानी और राहुल में कौन चूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली अडानी चूज़ करेंगे, मैं लिख के देता हूँ। अब इस पर बवाल हो सकता है, लोग कहेंगे कि आप कौन सा लिख के दे रहे हैं, ये क्या है, पवार साहब 60 साल से कम। मतलब जब उनकी महानता की सराहना करनी है, मैंने की है अन्य मंच पे, लेकिन ये बात ऐसी है। तो इंडिया का ये वीकनेस है, ये एनडीए की स्ट्रेंथ है। एक और भी कई दल आएंगे जिनको लेकर आप परेशान हो जाएंगे, उनके इंटरनल मैटर्स में बहुत सारे फंसे हुए। और ऐसा नहीं है कि हर एक नेता का ईगो है, अलग अलग टाइप के लेवल के नार्सिसिस्ट भाई भी उनमें, तो वो भी एक एनडीए का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर एनडीए के साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि गोदी मीडिया पूरा उनके साथ है, पूरा गोदी मीडिया। आप तो उसका हिस्सा थे, खैर नए गोदी मीडिया, आप नए बाहर आए हुए गोदी मीडिया से और गोदी मीडिया पूरा हिस्सा है। आप जो बात आपके साथ घटी वो, लेकिन मैं जिसमें था वो गोदी मीडिया बनने जा रहे थे, वो नहीं, आपके जरिए ही बनने जा रहे थे, तो आपने उसका भांडा फोड़ किया, खैर वो बात अलग है। लेकिन गोदी मीडिया तो पूरी तरह से है और वो स्ट्रांगली खड़ा है एनडीए के साथ, हालांकि बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ। फिर एजेंसीज है, यानी सबसे बड़ी चुनौती जो है इंडिया के सामने कि एनडीए के साथ इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन किसी भी हद तक जाकर एनडीए को जीत दिलाने में सक्षम है। कोर्ट्स निष्पक्ष है या नहीं इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन कोर्ट्स निर्णय लेने में अभी तक सक्षम दिखाई नहीं दे रहा कि एनडीए के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई निर्णय ले पाए। नहीं, स्ट्रिक्चर सिर्फ पास करते, लेकिन अल्टीमेटली आज तक उद्धव ठाकरे और वो उद्धव ठाकरे बेचारे कोशिश ही कर रहे हैं, जो हर बार हर बात के लेके कोर्ट में जाते हैं और वो कोर्ट में और उलझ जाते हैं, तो वो सुलझ नहीं सकता ऐसा। अब ये निष्कर्ष पे आ गए हम, कोर्ट में कोई बात अब निकल नहीं, तो कोर्ट भी इनके पक्ष में ही हो गया ना, नहीं होने के बावजूद। फिर ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए, एनएसए कानून, यूएपीए जैसे कानून, और फिर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं रोज, एक्स, एलॉन मस्क की एक्स, जुकरबर्ग की मेटा, वो तो खुलकर सामने आए, यूट्यूब, सुंदर पिचाई, ये सब एनडीए के घटक दल है। इनका गठबंधन एनडीए के साथ है, इतना सारा बल इनके पास है और ये सक्षम है कि किसी भी पार्टी या कई अन्य राज्य की पार्टियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, उनको परास्त करने के लिए इतना काफ़ी है। अकेला इलेक्शन कमीशन ही मेरे हाथ में हो तो मैं किसी को भी हरा कर दिखा सकता हूँ, इनके पास तो सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता है कोई वजह है इंडिया हारेगी। इलेक्शन कमीशन से अगर शुरू करें, इलेक्शन कमीशन उनके पास होना, वो तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बॉडी मानते हैं, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एनडीए का हिस्सा है? ऐसे क्या चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम ये माने, या इलेक्शन कमीशन का जो भरोसा है धीरे धीरे उठता जा रहा है? ईवीएम को लेकर चैलेंजेस आते हैं, कई सारी चीजें कही जाती हैं, और क्या क्या चीजें जिसकी वजह से आप इलेक्शन कमीशन को एनडीए का हिस्सा? देखिए, ईवीएम अपने आप में चैलेंज नहीं, ईवीएम का अपना स्वभाव नहीं है कोई, ईवीएम को इमोशन नहीं है, ईवीएम को ओपिनियन नहीं है। ईवीएम के पीछे लोग हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। यानी ईवीएम को प्रभावित किया जा सकता है या नहीं जा सकता, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको प्रभावित किया नहीं जा सकता, मशीन नहीं है। ईवीएम नहीं होना चाहिए, हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट ईवीएम को निकाल देना चाहिए। और अगर पेगासस हो सकता है, आप यहाँ से सैटेलाइट को नियंत्रित कर सकते हैं,
तो यहाँ से ईवीएम को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, बीच में एक चीज़ है जो दीवार बन के आपको खड़ा हो सकती है, वो है इलेक्शन कमीशन। लेकिन आज तक मैंने बिहार के इलेक्शन में, यूपी के इलेक्शन में, गुजरात के इलेक्शन में तो कमाल हो गया था। मैंने देखा है कि इलेक्शन कमीशन, और फिर उद्धव ठाकरे के केस में, यानी शिवसेना के केस में, अरे भाई ये निष्पक्षता किस बला का नाम है? ये एक्चुअली सत्यमेव जयते की जगह इलेक्शन कमीशन का बोध वाक्य होना चाहिए। हाँ, इसी को आगे बढ़ाते हैं अब। लेकिन फिर ये तो चुनौतियां हैं और इसका फायदा मुझे लगता है, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात करें, ईडी, सीबीआई, आईटी की बात करें, एनएसए, एनआईए, और इसका इस्तेमाल शायद आने वाले दिनों में और हो, तो इससे तो बीजेपी को या मोदी सरकार के लिए ये सब फायदेमंद है। तो ये माने कि फिर बीजेपी अपने आप में जब इतनी ताकतवर है तो उनको एनडीए की जरूरत क्यों है? वो दिखा रहे हैं, ये एक नेपथ्य है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं जीतने की, हम गठबंधन में हैं, ये दिखाना ज़रूरी है। ये दिखावे के लिए ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। कई बार आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हो लेकिन अपाहिज होने का नाटक करते हो क्योंकि आपको कुछ सहानुभूति मिले या किसी अपनी प्रियतमा का प्यार पाने के लिए ज़्यादा सहानुभूति की ज़रूरत है, तो ये सारे नौटंकी आप कर लेते हो। ये से नेपथ्य है। वैसे एनडीए की कोई ज़रूरत नहीं बीजेपी को, बीजेपी वैसे भी जीत जाती है। और ये जो एनडीए के जो बाकी लोग हैं, लेकिन उन्हें तो मोदी सरकार की जरूरत है या मोदी चेहरे की जरूरत है? मोदी सरकार की सबको ज़रूरत है। हाँ। मोदी जी सरकार में है इसलिए ज़रूरत है, क्योंकि सरकार अगर आप पे रूठ जाती है, जैसे आप पे रूठ गई, यानी वो सरकार ही थी, तो आपको अपने काम से हाथ धोना पड़ा, समझे? अब वो तो अडानी जी की कंपनी थी, लेकिन अडानी जी भी तो मोदी जी और तो वो एक ही है समझ लीजिए, क्योंकि अडानी जी पे कुछ लिखते हैं तो पूरा ट्रोल आर्मी जो मोदी जी के लिए काम करती है वो आपके पीछे पड़ जाती है। यानी एक सिम्टम है ये छोटा सा, बड़े सिम्टम से आप फेस कर चुके हैं, तो आप उस बुखार के बारे में आप बता सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इनकी हार एक ओएसिस है। ओएसिस मालूम है ना आपको कि रेगिस्तान में जब आपको पानी जैसा दिखाई देता है लेकिन वो होता नहीं है, वो आपको धूप की वजह से आपकी नज़र धोखा खा लेती है। एक ऐसा दिखता है कि पानी है और आप दौड़कर उस तरफ जाते हैं, तो वो ओएसिस, और वहाँ थोड़ा पानी होता है तो ओएसिस उसको मानते हैं, तो वो है जहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे आप, उसके आगे पानी है ओएसिस, तो वो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे, उसके पहले जो धोखा है उसी पे रुके रहेंगे। तो ये रेगिस्तान की जो पूरी ओएसिस तक पहुँचने की कहानी है, जो नहीं पहुँच पाए, वो कहानी एनडीए के खिलाफ लड़ने वालों की है आज के तारीख में। आगे जाके बदलाव आएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ कहेगी, नेशन में जागरूक हो जाएंगे, नागरिक जागरूक हो, इलेक्शन कमीशन को विपक्ष निष्पक्ष होने के लिए बाध्य करेगा। ये सारी चीज़ें होती है तो वो अलग हो जाएगा पूरा गणित, लेकिन आज के तारीख में मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे। लेकिन आगे जाकर ऐसा होगा, ये क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि नहीं, आगे जाकर ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अगर होता है तो ये मेरी जो सारी जो अजम्पशंस है वो झूठ हो जाए। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने की कोशिश हो रही है, ऐसा तो लगता नहीं है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपना पॉलिटिक्स और फायदे हैं तो हर कोई तो खुश है इससे, तो वो अनदेखा करते हुए नजर आ रही है। देखिए, दुनिया में जहाँ भी तानाशाह हो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो हालांकि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। भारत में तो मदर सिस्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है, और इस मदर सिस्टर ऑफ डेमोक्रेसी की उनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि तानाशाह को भी उन्होंने सहा है। बात डेमोक्रेसी की करते हैं क्योंकि उनका फ़ायदा हो। एक तानाशाह को आप रिझा सकते हैं तो, और उसका ईगो मसाज करते हैं, और आपको जो चाहिए वो संसाधन उस देश से मिल जाते हैं, तो क्यों आप पूरे वो लोकतंत्र के जंजाल में फंस के 50 चीज़ों के पीछे पड़ोगे? ये उनकी कहानी है, उनकी इक्वेशन है, तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। और वैसे भी यहाँ से जो आरएसएस की आर्मी वहाँ गई है बचपन में,
कॉलेजेस में, और अभी बड़ी हुई है, HSS हिंदू स्वयंसेवक संघ और बाकी लोग, वो राम मंदिर के लिए चंदा, अब FCRA तो मिल ही गया है, वो राम मंदिर के लिए चंदा भेजेंगे तो राम मंदिर का इवेंट इतना बड़ा होगा कि आप सोच नहीं सकते। पूरे इंडिया की सारी पार्टियां अचंभित हो जाएगी कि ये क्या इवेंट है, और सारा देश अपनी लाइफ की सारी तकलीफ़ें भूल के, जो वाल्मीकि नाम के महान लेखक ने जो एक किरदार खड़ा किया राम, उनका मंदिर जो बना, और जो मंदिर तो कहीं भी बन सकता है अगर आपके मन में भाव हो, लेकिन वो भाव विभोर कर देने वाला जो इवेंट होगा, उस इवेंट का जो प्रकाश होगा, यानी लाइटिंग, प्रकाश का मतलब लाइट नहीं, लाइटिंग, तो उसमें मुझे लगता है कई सारे सीट्स बह जाएंगे ऑपोजिशन के, विपक्ष के। तो ये एक चॉकलेट है राम मंदिर का, हिंदुत्व का। फिर अभी घर घर से धागा जाएगा, विदेश से पैसे आएंगे, चंदा आएगा, फिर इतना सारा धन आएगा, तो कुछ धन सत्ता पक्ष के हाथ में ही है, तो फिर ये सारा जो काम होगा, मुझे नहीं लगता इसके सामने एक लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा कोई सक्षम सामर्थ्य रखता है ना। इंडिया में सारे जो घटक दल हैं उनका अपना अपना भी एजेंडा है, और वो ये सोच के इकट्ठा हुए हैं कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, ब्राह्मणवाद से देश को बचाना है। हिंदुत्व का मतलब ब्राह्मणवाद है, हिंदुत्व नहीं है कुछ भी। लेकिन ये सारी चीज़ों के पृष्ठभूमि में अगर आप रखो तो इतना आसान है नहीं है। तो ये जो मुद्दे हैं, इस पर आगे हम और भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। पहले इनके साथ ही खत्म नहीं हो रहे हैं। हमने बात की इनके पार्टीज के बारे में, हमने बात की उनके ऐसे पार्टीज के बारे में जो इनडायरेक्टली इनको मदद कर रहे हैं, हमने बात की उन एजेंसीज के बारे में जो इनको मदद कर रहे हैं। इसके ऊपर एक और चीज की बात हमने की, कॉर्पोरेट, उनका पैसा, और जिस तरह से अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ये तो सबसे बड़े इनके साथी हैं जो चुनाव में सबसे पीएम केयर फंड, तो इनसे तो और एनडीए सशक्त होगा, और एनडीए का मतलब बीजेपी सशक्त होगी, और इसलिए हम देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन उनकी तरह कोई नहीं कर पाता है। एनडीए नहीं, यानी चिराग पासवान को डायरेक्ट बल नहीं मिले, या मांझी को पैसे जितने उसके तय हुए उतने मिल सकते हैं, यानी जैसे कि यहाँ पर हुआ, हमने देखा महाराष्ट्र में। लेकिन बीजेपी के पास इतने पैसे आएंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर्स जो हैं विदेश में उनके, आरएसएस के, उससे वहाँ से, कि हर व्यक्ति का वोट नहीं, हर व्यक्ति की ज़िंदगी वो खरीद सकेंगे अगर वो आदमी को ज़मीर नहीं है तो। और ऐसे कितने मतदाता है हमको नहीं मालूम, हो सकता है बहुत सारे होंगे। तो ये कुल मिला के परेशान कर देने वाली स्थिति है। लेकिन अगर हम इस स्थिति को समझे नहीं तो हम स्थिति को बदल नहीं पाएंगे। लोग ये एपिसोड देखते हुए कहेंगे कि ये तो बड़े निराशावादी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं वो जैसी हैं वैसी ही आपको सामने रखनी चाहिए, ना कि मैं खुश होकर बोलूं कि चलो इंडिया आ गया, 2024 में जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं, तो मैं अपने आप को 5-6 महीने के लिए खुश कर रहा हूँ। उसके बाद में वही ज़िंदगी जीऊँगा जो आधा पैर जेल में और आधा पैर जेल के बाहर। अगर बात करता हूँ तो नहीं बात करता हूँ, उनके पक्ष में बात करता हूँ तो मैं अपना ज़मीर बेचना पड़ेगा मुझे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पृष्ठभूमि में आप अपने जी रहे हैं, आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग की कल्पना हमने 10 साल पहले नहीं की थी। हाँ, और दर्शकों को निराश होने की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम इंडिया पर भी चर्चा कर रहे हैं, जो वो एपिसोड, हाँ, इंडिया पे अलग से एपिसोड में चर्चा करेंगे, तब हम आशा के बगीचे में जाएंगे, ऐसा आपको लगता है तो मुझे नहीं लगता, लेकिन खैर देखते हैं, उस वक्त चर्चा तो करेंगे। हाँ, लेकिन सर अब इस पर वापस मैं आऊंगा कि जो पिछले एपिसोड में भी आपने कहा था कि आपको नहीं लगता है कि मोदी सरकार 2024 में जाएगी, ये आप चुनाव के बेसिस पर नहीं कह रहे, आप तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये जीत जाए, इंडिया गठबंधन नहीं जीत जाए, ये एक परिकल्पना है। लेकिन वो भी अगर आप हम लोग हाइपोथेटिकली मान ही लेते हैं जीत गए तो नहीं जाएंगे। अगर आपको कहाँ से प्रधानमंत्री रिजाइन कहाँ करते हैं? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति, जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तब राष्ट्रपति मौजूद ही नहीं थी,
तो वो जब रिजाइन करना है तो राष्ट्रपति मौजूद ही नहीं होगी कई दिनों तक, तो आप क्या करेंगे? वो रिजाइन भी नहीं करेंगे और राष्ट्रपति उनको कहेगी भी नहीं कि आप रिजाइन करो क्योंकि आप हार चुके हो, तो क्या करेंगे आप? और उसने में तो ये फिर से सांसद खरीद सकते हैं, कई सारी चीजें नहीं, क्या कर सकते हैं वो अलग चीज है। नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या थोड़ा निषेध करेंगे, काली पट्टी बांधकर यहाँ वहाँ घूमेंगे, गांधी जी की जो बुत है वो, यानी गांधी जी के राजघाट पे जाके बैठेंगे 2-4 लोग, आधे लोग अरेस्ट ही हो जाएंगे। कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर यानी अपना उनके कंप्यूटर से उनके पर्सनल फोटोज बाहर जाएंगे, लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का लव अफेयर वो भी बाहर आ जाएगा, कुछ लोग बिना वजह यानी उनकी पर्सनल बात है लेकिन वो आ जाएगा। कुछ लोगों को ब्राइब्स दिए बिना ही दिया हुआ ब्राइब्स के रिसिट्स बाहर आ जाएंगे कॉरपोरेट से, ऐसा करके बिखर जाएगा और नहीं चलेगा। और सवाल उठाने वाला गोदी मीडिया तो है नहीं, हमारे लोगों को क्या करें? और ये यूट्यूब, आपको लगता है ये जो लग्जरी है यूट्यूब की वो भी बंद हो जाएगी? फिर कुछ और ढूंढेंगे सर, किसी तरीके से करेंगे। लेकिन बीजेपी के पास हाँ कुछ और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो बहरहाल अपनी बात बाद में, लेकिन पैसा जो सर इनके पास है, एनडीए नहीं कहें, बीजेपी कहे, या उनके पास एक प्रॉपर पैसा है। उसके साथ में अगर पैसे के साथ में आप ये भी देखते होंगे कि जो भी आप कहें हर एक बूथ पर इनके पास लोग तो हैं जो हर एक बूथ पर मौजूद है, हर एक गली में मौजूद है। आपके व्हाट्सएप में वो लोग मौजूद हैं, ट्विटर खोलो तो वहां पर मौजूद है, टीवी में वो मौजूद हैं, यूट्यूब पर वो मौजूद हैं। तो अपनी मौजूदगी तो इन्होंने पूरी तरीके से यूट्यूब खुद मौजूद है उनके लिए खुद जुकेरबर्ग मौजूद है। वो मेटा पूरा, फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आप इनके खिलाफ दो चार पोस्ट डालते हैं। ये सारे को कॉन्स्पिरेटर है, इंटरनेशनल को कॉन्स्पिरेटर है। एक्स पे अगर आप ज़्यादा लिखते हो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। राहुल और प्रियंका का वीडियो यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो सुंदर पिचाई को कॉन्स्पिरेटर है इनमें। तो आप कहाँ कहाँ तक इनके गठबंधन को तोड़ेंगे? तो गठबंधन तो है। हाइफा पोर्ट नेतन्याहू साहब ने खुद दिया, खुद हाथ से शेक हैंड करके, जिस दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उसके दूसरे दिन गौतम अडानी साहब को। तो बात यह है कि ये ऑक्टोपस से लड़ने के लिए आपके पास उतने हाथ हैं नहीं है। लेकिन फिर होगा क्या? फिर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कुछ हो पाएगा, या फिर ऐसा है तो जिस तरह से हम निराशा में लोगों को डाल रहे हैं, तो अगर और डाल दें तो फिर इससे बचेंगे कैसे, या आगे चीजें कैसे बदलेंगी? देखिए, इस देश की आबादी 140 करोड़ है, 1.4 बिलियन। तो ये जो आबादी है उसमें से करीब 40%, 37% वोट्स बीजेपी को मिले थे पिछली बार। अब जितने लोग वोट करते हैं उनमें से 63% लोगों ने इनको वोट नहीं किया था। गणित यह है कि वो 63% वोट खिलाफ इकट्ठा हो जाते हैं तो इनकी हार होगी, बराबर ना? यही गणित है कुल मिलाकर। लेकिन इलेक्शन या ये सारी प्रक्रिया जो है वो गणित नहीं है। ये तर्क से नहीं होता या गणित से भी नहीं होता। फूट डालने का, खरीदने का। और देखिए, मैं और बात बताना चाहता हूँ। कई लोग इस युग को, मोदी युग को, इंदिरा जी के जो इमरजेंसी थी, आपातकाल था, घोषित आपातकाल, उससे कंपेयर करना चाहते हैं। वो गलत है। आपातकाल में हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेला गया था, कोई देश में दंगे नहीं किए गए थे। और आपातकाल जब उठाया गया इंदिरा जी द्वारा खुद, तो उन्होंने इलेक्शन जो लिए वो फ्री एंड फेयर थे, इसलिए वो खुद हार गई, उनका बेटा हार गया संजय गांधी। तो उनकी लोकतंत्र पे बेसिक श्रद्धा थी, वो तानाशाह इस तरह से नहीं थी। वो कुछ प्रॉब्लम्स थी और उन्हें लगा कि वो उसके ऊपर सॉल्यूशन इमरजेंसी, इसलिए इमरजेंसी थी। ये वो नहीं है। ये हमेशा के लिए सत्ता में बने रहने का जिन्होंने संकल्प किया है, डॉक्टर मुंजे से लेके, नथुराम गोडसे से लेके, आरएसएस से लेके, जो अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म मानते हैं, नहीं एक्सट्रीमिस्ट ब्राह्मणिज्म मानते हैं, वो लोगों की ये पूरी की पूरी एक योजना है, जिस योजना के तहत उन्हें मालूम है कि वो सत्ता से नहीं हटेंगे। ना उन संविधान पे उनको श्रद्धा है, ना इलेक्शन के लोकतंत्र पे श्रद्धा है। वो सब कहते हैं ये सारी वेस्टर्न आइडियाज़ है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। यहाँ तो मुकुटधारी राजा की कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली इनको चाहिए। तो राम भी तो राजा है,
इसलिए उनको फिर से बिठाना है। ये सब तंत्र है आपको भ्रमित करने का। तो आप अगर पूछते हैं मुझे ये कैसे मुमकिन होगा, अगर ये मुमकिन तभी होगा लोग जागरूक होंगे, लोगों को ये भ्रमित ना हो, राम मंदिर हो या कुछ भी हो, मैं अपने बेरोजगारी, मैं अपनी मेरा जंगल ज़मीन आप अडानी को दे रहे हो, मेरे ही पैसे LIC से आप खींच रहे हो, तो अब भले मैं आप बीजेपी का सपोर्टर हूँ लेकिन मैं नहीं आपके साथ आऊँगा, ये बात अगर होती है तो ये मुमकिन है। लेकिन क्या आपका वोटर इतना सजग और जागरूक है? तो मेरा अनुभव ये रहा है कि भारत का वोटर ज़्यादातर जागरूक रहा था, लेकिन 2014 के बाद मैं निरंतर देख रहा हूँ कि इस वोटर को ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली जा कह रहे हैं। अभी देखिए नवरात्रि के दिन गरबा खेल रहे हैं लोग, मज़े ले रहे हैं लोग, गहनों के शॉप में भीड़ दिख रही है, इतना इन्फ्लेशन है, ये पैसे एक्चुअल नहीं हो रहे हैं। इस देश में क्रिएशन ऑफ वेल्थ बंद हो गया क्योंकि मध्यम और लघु उद्योग खत्म कर दिए गए नोटबंदी के बाद धीरे धीरे, और यही उद्देश्य से किया, ऐसा नहीं है कि अचानक हो गए गलती से, इन्हें खत्म करना ही है ताकि तीन चार क्रोनी रहे और बाकी सब खत्म। और थोड़े बड़े जो उद्योगजक थे उनको सीधा उनके ऊपर केस किया, ED CBI इन्होंने अंदर डाल दिया है। आप जाएंगे तो कई जेलों में आपको एंटरप्रेन्योर ही मिलेंगे। जो सारी चीज़ें यानी साइफनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनीज, ये जो आरोप लगाकर जिनको अंदर किया है, वो सारे आरोप तो अडानी पे भी लगे हैं, लेकिन वो सरकार के लिए ज़रूरी है। और भी 2-4 उद्योजक है वो सरकार के लिए ज़रूरी है, उनको बाहर रखा गया है। इनके हाथ में ये देश की बागडोर रहेगी, ये तय करेंगे कि कौन सा जंगल अब तोड़ना है, कहाँ से जल गायब करना है, कितना किसको मिलना चाहिए, आपको कितना जल मिलना चाहिए, ये तय करेंगे 4-5 लोग। इस तरफ हम जा रहे हैं और ये जागरूकता जो लोगों में है वो ज़ीरो है। और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जो आप बोल रहे हैं वो जागरूकता पैदा करने में नाकाम है अभी तक। तो अब आने वाले दिनों में क्या, कितना 6, 7, 8 महीने में कितना जागरूकता पैदा करेंगे, कर सकेंगे आपको लगता है? लेकिन जो वोटर है वो भी तो धर्म के अफीम और मुस्लिम द्वेष में खुश है, तो इसलिए ना बेरोजगारी पर उनको। देखिए, मेरा बच्चा जिंदगी भर बेरोजगार रहे और पेट्रोल की दाम 25,000 रुपया लीटर हो जाए, फिर भी अब्दुल पंक्चर वाला को टाइट करना है, ये लाइन पे ये देश चल रहा है। ऐसा वोटर जिस देश में है उसकी बर्बादी के लिए अलग से एक पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने बर्बादी के ऊपर उतर आया है। क्योंकि उनका हिंदुत्व वो ना उन्होंने कभी पढ़ा है, या जो ब्राह्मणिज्म की हम बात करते हैं, अगर हिंदुत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू धर्म नहीं है, और उसके ऊपर राजनैतिक हिंदुत्व बन नहीं सकता। और राजनैतिक हिंदुत्व की थोड़ा बहुत लिखा जो है वो सावरकर ने लिखा है, वो इतना अमानवीय है और भयानक है कि आदमी के प्रति सहानुभूति, एम्पैथी, संवेदनशीलता और मानवता और स्त्री के लिए उसमें कोई स्थान ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी अगर बात करें, चलिए जो भी है ब्राह्मणिज्म की बात की, या मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों के लिए अब धर्म का मतलब वो वेदों का ज्ञान लेना नहीं है। उनको लगता है कि अगर वो, जिस तरह से आपने कहा, अब्दुल पंचर वाले के खिलाफ अगर बोले तो उन्हें लगता है वो धर्म का काम करे, उसका लिंचिंग होना चाहिए बस। हाँ। वो चाहे वो किसी और मुद्दे पे किसी और राष्ट्र में हो तो भी इनको खुशी होती है। जैसे फलस्तीन की ज़मीन को, गाज़ा की ज़मीन को लेकर इजराइल और फलस्तीन में जंग हुई है, वो जंग भी नहीं है। इजराइल पहले हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अनडाउटेडली, उन्होंने एक हमला किया इजराइल पर और उसमें कई लोग मारे गए, वो आम लोग थे और वो गलत है, उन्होंने कुछ लोगों को अगवा कर लिया। लेकिन इजराइल एक स्टेट है, देखो स्टेट कभी भी रिस्पॉन्ड करता है किसी चीज को तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं करता ना। लेकिन यहाँ के जो भक्त है IT सेल है, वो चाहते हैं कि इजराइल स्टेट होने के बावजूद भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्ड करे, जो कि इनके संवेदना का, मानव के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए उसके खत्म होने का, ये खत्म होना सूचित करता है।
और इससे आप और हम मन ही मन में रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। और इसका चर्चा हम एनडीए के इस एपिसोड में इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये सारे चुनावी मुद्दे होंगे। अगर आप केवल राम मंदिर की बात नहीं करें तो जिस तरह से अभी चुनाव आएंगे तो फिर से एक बार नफरत वाले जो भाषण हैं वो शुरू हो नहीं, वो यति नरसिंहानंद और एक वो चैनल है, वो कौन सा, उसका यहूदी और यादव को एक ही मानता है, सुदर्शन टीवी। हाँ, वो सब ये लोग तो खुलेआम रोज नफरत के भाषण फैला, जो यानी ये इनके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए, लेकिन इनको रिस्पेक्ट है। और प्रज्ञा ठाकुर ने तो नाथुराम को ग्लोरीफाई किया और भी कई चीज़ें बोली। फिर प्रधानमंत्री ने इस पे कहा कि मैं अपने दिल से अपने आप माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और प्रज्ञा ठाकुर मज़े में राज्य संसद में आ रही है। हालांकि राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया गया लेकिन खैर वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू फिर से उन्हें वापस लाया गया है। संजय सिंह को अडानी, ये सब अडानी पर बात करने वाले राहुल गांधी, फिर संजय सिंह तो अंदर गए, ईडी ने पकड़ लिया उनको। महुआ मैत्रा को बदनाम करने की साजिश करी और शायद उनको भी संसद से बाहर निकालेंगे क्योंकि वो बड़ी मुखरता से अपनी आवाज़ रख रही है अडानी के खिलाफ। तो कुल मिला के अडानी इस सरकार का एक बहुत अहम हिस्सा है और एक तोता है जिसमें इनकी जान भी है। तो हम अडानी जी को दोष नहीं दे सकते। हो सकता है अडानी जी भी अपने मन में रो रहे होंगे कि मैं कहाँ फंस गया, लेकिन अब वो हम ऐसा अलग करके उनको देख नहीं सकते क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि उनको इनके साथ ही जोड़ना है चाहिए। और इंडिया अलायंस में भी पवार साहब जैसे अडानी के चाहने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता राहुल जी जैसे शख्स अगर पहले से बड़ी मुखरता से बात नहीं करते तो ये बहुत बड़े कांड बाहर भी आते। राहुल जी ने रफाल पे बात की, वो सच थी, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। और ये राम मंदिर जो बन रहा है वो बीजेपी नहीं बना रही है, वो तो गोगोई जब चीफ जस्टिस थे तो सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश दिया था, लेकिन बाद में गोगोई सांसद बने तो वो बात इतना क्विड प्रो क्यो जैसी थी। तो इस पर हम चर्चा जितनी करेंगे उतनी कम है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं जो इंडिया उठाती है, चाहे वो रफाल का मुद्दा 2019 में हो या फिर 2023 में अदानी का मुद्दा हो, क्या ये लोगों तक पहुंच पा रही है? लोगों को इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि लोग तो देशभक्ति, हिंदुत्व, अब वो सेंगोल को लेकर लोग खुश हैं, अब तो राम मंदिर जब बन जाए तब लोग और खुश हो जाएंगे। तो ये जो बातें हैं, चाहे वो पेट्रोल की हो, पुणे से कुछ लोग, मेरी मेड हमारे घर में मेड काम करती है, वो बोल रही थी मुझे परसों, दादा मेरे को छुट्टी चाहिए, जब मुझे राम मंदिर बनेगा जाना है, उधर हमको ले जा रहे हैं। समझ लीजिए आप बात को, कितनी गहरी बात है। यानी मुंबई के एक छोटे हिस्से में आप जाकर वो वहाँ के मेड्स छोटे छोटे झुग्गियों में आप उनको राम मंदिर के लिए ले, पुणे में तो एक धागा रामाचा करके घर घर से, यानी वो क्या करते हैं कि प्रोपागंडा के लिए वो और देखिए कैफी आज़मी साहब ने 6 दिसंबर को जब बाबरी ढही तो राम वनवास से लौटे, उसके ऊपर एक कविता लिखी है, आपने शायद पढ़ी होगी। वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। राम वहाँ कभी नहीं बसते जहाँ सत्ता के प्रति लालसा हो। अब राम, हम एक ऐसा, वाल्मीकि रामायण जो है उसमें वाल्मीकि ने जो राम की कथा लिखी है पुराणों में, उसमें क्या आप बोध क्या लेंगे? वो बोध एकदम विपरीत है जो बीजेपी कर रही है उससे। मैं आपको बताता हूँ, अब इसमें हम आ ही गए हैं तो पूरा ही कर लेते हैं। पूरी जनता अयोध्या की और दशरथ राजा की जो भी जनता थी, राम को स्नेह और अपार प्रेम करती थी, बराबर है। वो चाहती थी कि राम राजा बने, दशरथ पुत्र, हाँ, पिता जिसके पास राज्य था वो भी राम को वो राज्य सौंपने के लिए तैयार था और वो चाहता था कि वो राजा बने। भाई लक्ष्मण से लेके भरत तक, यानी जैसे कि कैकेयी का पुत्र भरत था, वो भी चाहता था राम राजा बने। बस कैकेयी को एक जबान दी थी दशरथ ने, वचन दिया था, उस वचन के तहत मंथरा के कहने से, कान भरने से, कानाफूसी होने से वो कैकेयी ने कहा कि राम वनवास जाएगा।
राम को कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे बीजेपी का कोई सांसद या मंत्री रिजाइन करता है? नहीं करता है। कितनी भी आरोप हो और सच भी हो, नहीं करता है। किया है? पहले करते थे, मुख्यमंत्री तक बदले हैं। तो राम को जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस बेसिक आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ राम होते तो राम को वनवास जाने की ज़रूरत नहीं थी। जनता इनके साथ थी, बहुमत था, पिता इनके साथ था, यानी राजा इनके साथ था, है ना, भाई इनके साथ थे। सब रो रहे थे कि ये नहीं जाना चाहिए। राम ने सत्ता की लालसा नहीं रखी, वो वनवास चले गए क्योंकि उनको जबान रखनी थी अपने पिता की। तो ये राम का अपना खुद का उदाहरण जो है वो पूरा बीजेपी की आइडियोलॉजी है, सत्ता को चिपके रहने की, उससे विपरीत है। उनका मंदिर बनाकर ये वोट मांगेंगे, ये एक बहुत अधर्म हो रहा है। अगर आप हिंदू धर्म को लेकर भी चले तो ये बहुत अधार्मिक कृत्य हो रहा है राम के नाम पर। अगर राम होंगे तो वो इनके साथ नहीं होंगे, वो इनके खिलाफ ही खड़े होंगे। राम होंगे तो बात स्पष्ट है। और इस पे ये मेरे जो सारे तर्क है वो काटना चाहे तो कोई भी काट सकता है। कभी भी आप उनका इंटरव्यू लेकर ये तर्क काट के दिखाइए राम के बारे में। लेकिन वो सारी चीजों के बारे में लोग समझते हैं या सोचना नहीं चाहते हैं, और ये बात बीजेपी भी समझ गई है। आपने सुदर्शन टीवी और दो चार ऐसे सांसद की बात की जो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अब तो इनकी भी जरूरत नहीं है। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से पूरी तरीके से हो चुका है, या फिर जिस दिन भी वो मंदिर बनेगा उस दिन जिस तरह से इवेंट बनाया जाएगा, तो वो इवेंट में लोग फंसे रहते हैं। या 2019 में नेशनलिज्म अचानक से हमने देखा, चुनाव के समय किस तरह से चीजें हुई, फिर हम इंडियन आर्मी की बात करने लग गए। तो ये जो बड़ा धमाका है उसके वजह से जो मुख्य मुद्दा है उससे तो लोग दूर रह जाते हैं। और यही तो इनकी खासियत है। हमने दुनिया में अलग अलग जगहों पर देखा, पुतिन ने ये चुनावों से पहले किया, अब वो भारत में हम देख रहे हैं। तो इससे चालाकी तो लोग नहीं निकल पा रहे हैं ना, और इसी में फंसे रह जाते हैं। और इसके ही कारण एनडीए पर अगर वापस लौटते हैं तो एनडीए इसलिए कॉन्फिडेंट है, और जिस तरह से कहा बीजेपी एनडीए वो बाद में अब जरूरत नहीं उनको। 2024 के बाद वो एक नेपथ्य की जरूरत भी एक लेवल तक रहती, क्लाइमैक्स के बाद नेपथ्य भी निकाला जाएगा। तो क्लाइमैक्स के बाद जब वापस बीजेपी लौटेगी तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। उनका फायदा ये होगा कि शायद उन पर ईडी सीबीआई नहीं लगे जब तक वो बीजेपी जो कह रहे हैं उसके अनुसार वो चलते हैं। तो ये वो दौर भी खत्म हो जाएगा एक पॉइंट के बाद में। किसी को डराकर साथ लाने की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी। उन पे डाल दे भी ईडी तो वो क्या करेगा, क्योंकि ऑपोजिशन ही नहीं बचा। तो फिर तो हर किसी को कुचलने के लिए वो फ्री हो जाएंगे। जैसे चिराग पासवान को घर से निकाल दिया गया, बाद में वापस लाया। इसमें तो सब ये शिंदे साहब है, अजित दादा है और भी हेमंत बिस्वा साहब ये इनके साथ गए हैं। क्या इनको लगता है कि ये हमेशा के लिए बख्शा गया है, इनको राजपाट दिया गया है? नहीं, ये यूटिलिटी है, तब तक रहेंगे। बाद में इनको वही चक्की पीसनी है जहां कायर जो नहीं थे वो पीसे। तो इस पर आते हैं जो जिन लोगों को चक्की पीसनी पड़ी। जो ओरिजिनल एनडीए की अगर बात करें, जब बनाई गई थी, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में तो अभी तो बैनर से गायब हो गए। वहां निकाल दिया उन्होंने, तो आडवाणी को अदानी ने रिप्लेस कर दिया है। उद्धव ठाकरे या फिर बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना जो थी वो ओरिजिनल एनडीए का एक हिस्सा रही थी। शिरोमणि अकाली दल उसका एक हिस्सा थी, एआईएडीएमके इसका हिस्सा थी। तो ये जो पुराने लोग थे वो तो निकल गए। अब जिनके एक भी सांसद नहीं है वो 38 पार्टी में शामिल है। तो बीजेपी खुद के दम पर ही चुनाव लड़े और जीते। तो क्या ये माने कि जो पुराने लोग थे उन्हें समझ में आ गया है कि बीजेपी कैसी है, इसलिए वो अलग हो गए और अभी विपक्ष में? किसी ने शायद उस समय सोचा नहीं होगा कांग्रेस और शिवसेना साथ में आएगी, वो साथ में आए। तो उन्हें असली बीजेपी समझ में आई है, और ये जो नए लोग हैं ये अपॉर्चुनिज्म की वजह से वहां पर गए हुए हैं। बाद में शायद इन्हें भी कुछ समझ में आए, या जब तक इनका फायदा हो वो वहां पर रहेंगे। बीजेपी या आरएसएस जो करीब जाते हैं उनको जल्दी समझ में आती है, और वो 440 होल का जो झटका होता है उससे वो सुधरने की कोशिश करते हैं। जैसे उद्धव ठाकरे और जैसे कि और बहुत सारे, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने गठबंधन भी किया था। चंद्रबाबू नायडू तो अंदर ही अंदर अपने को कोसते होंगे। तो बात यह है कि उनके करीब जाने के बाद, इसलिए आपको आरएसएस वालों पे कोई एपिसोड करो या कुछ आर्टिकल लिखो तो आपको बोलेंगे कि आपको आरएसएस के बारे में क्या मालूम है, आप 10 दिन आके देखिए, खुद देखिए। तो खुद देखिए का मतलब बाद में आप लिखने के काबिल नहीं रहे। जितना करीब जाएंगे करीब जाएंगे उतने आप धस जाएंगे।
अंदर। तो बात यह है कि ये जो साथ आए वो हाथ मिलाए नहीं, वो पिघल गए अंदर आधे, उनका एक हिस्सा जा चुका उसमें। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड है, ये ब्राह्मणिज्म का स्ट्रक्चर है ओरिजिनली, और फांसीवाद का भी एक कॉम्प्लेक्स कोएलिशन है ये दो फिलॉसफीज का, फांसीवाद और ब्राह्मणिज्म, और दो डेडली और फैटल आइडियोलॉजीज है, और हजारों सालों से उसका उपाय यानी जैसे साइनाइड लोगों पे टेस्ट किया गया है, टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड। तो वही है जो साथ में गए हैं, उनको 440 वोल्ट का झटका बैठा है। तो झटका बैठने के बाद उनकी ताकत तो उतनी नहीं रही ना, क्योंकि शॉक खाया है। उद्धव जब शॉक खा के आ गए तो ताकत कितनी कम हो गई, कोई भी आदमी को शॉक हो, हाँ, तो वो उसके बाद उनकी जो ताकत कम हुई है, उसके बावजूद वो लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उनको मालूम है अगर आज नहीं लड़े तो वैसे भी कल मारे जाएंगे। तो फिर पॉलिटिकली मारे जाएंगे, लेकिन मारे जाएंगे। बिल्कुल। और इसको अगर आगे बढ़े तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि जो बीजेपी के साथ में उस समय पार्टियां थी छोटी छोटी राज्य के स्तर पर, उनके तो जो उनके कैंडिडेट्स थे उनको बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़नी पड़ी। तो एक तरीके से तो ये पार्टी को खत्म करने में हमने देखा है कि ये पहले भी हो चुका है। जब उद्धव ठाकरे उनके साथ नहीं आए तो शिवसेना ही उठाकर दे दी। शरद पवार के आधे से ज्यादा लोगों को तो एक घर को तोड़कर ले जाने में जो ये कामयाब रहे हैं। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। और सर चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि चुनाव कुछ सीटों के अंतर से हार जाते हैं, तो कितना मुश्किल होगा बीजेपी को उतने वोटर्स को या उतने लोगों को ले जाने का। आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, आपने शरद पवार का जिक्र किया। हमें क्या मालूम और कौन होगा जो तय करके आया होगा कि हमें जीतने के बाद इतनी सीट मिलने के बाद बीजेपी के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। हमको क्या मालूम, आपको क्या मालूम, या इंडिया के हर किसी को, राहुल जी को भी मालूम होगा क्या कि अपने साथ आए हुए साथियों में से कितने अपने साथ है एक्चुअली। उनको भी मालूम होगा अंदर से कि इसमें से कुछ लोगों ने वहां कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ आए हैं। तो फुल प्रूफ प्लान तो किसी के पास विपक्ष में अभी मौजूद नहीं है, हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थितियों में जहां साध्य साधन सुचिता जिसको नहीं है, जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करता, जो संविधान को नहीं मानता, ऐसे ताकतों के साथ आप लड़ते हो तो आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको नियम ही नहीं मालूम। आप मेरे साथ चेस खेलने बैठे और बीच में आपने मुझे मुक्का ही मार दिया, तो मैंने ये तय नहीं किया था कि बॉक्सिंग खेलने वाले हैं हम लोग चेस खेलने बैठे थे। तो फिर शतरंज के लिए हम मोहरे लेके बैठे हैं और आप बॉक्सिंग पे उतर आते हैं, फिर लात गुस्से मारना शुरू करते हैं। तो फिर मैं सोचूंगा कि यार ये खेल नहीं है, ये रूल्स बाय रूल नहीं खेला जा रहा है। तो फिर मेरे पास फुल प्रूफ प्लान होगा कैसे उसका। तो इसमें लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये है कि चलिए अदानी या कॉर्पोरेट के अपने कारण हैं बीजेपी को समर्थन देने के, जो दूसरी पार्टी, बाकी कॉर्पोरेट के अपने कारण है, अदानी का अपना कारण नहीं है। अदानी हिस्सा है, अदानी हिस्सा है, ही इज को कॉन्स्पिरेटर, ही इज अ पार्टनर इन अ क्राइम। जी बिल्कुल, बाकी के अपने अपने कारण हैं। कुछ पार्टीज की मजबूरी समझें या डर समझें, जो A4 साइज पेपर की आपने बात की है। अभी आते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर, यूट्यूब की आपने बात की, फेसबुक की आपने बात की, एक्स जो ट्विटर था उसकी बात की, इलॉन मस्क की बात की। उनकी क्या वजह है कि वो बीजेपी को इतना समर्थन कर रहे हैं? उनका समर्थन बीजेपी के उस ताकत को है, उस आइडियोलॉजी को है, या फिर क्योंकि भारत सरकार में है तो इसलिए वो समर्थन है? 1.4 बिलियन लोगों का एक देश, एक बहुत बड़ा मार्केट होता है। 80 करोड़ लोग भूखे भी हो ना, 2%, 3%, 5% भी बहुत होते हैं। यूरोप से ज़्यादा बड़ा मार्केट, उतना मार्केट सिर्फ एक आदमी की ईगो मसाज करके आपको मिलता है। तो दुनिया में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है विदेशी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो वो ईगो मसाज करने से ना कहेगा। यही इनकी मजबूरी नहीं है, ये इनका बिजनेस है। उनको क्या, वो लोकतंत्र में जी रहे हैं उनके यहाँ पर वो अपने अध्यक्ष को गाली भी देते हैं ट्विटर पर। इलॉन मस्क भी देखिए, पिछाई तो देते नहीं, लेकिन दे सकते हैं अगर चाहते थे। आप यूट्यूब पे वहाँ कोई बंधन नहीं है और कुछ कर नहीं भी सकते, इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं लोगों के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो जो अफ्रीका में करते थे, थर्ड वर्ल्ड में पहले वाले वो जो करते थे, वो वही यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ का आपको अकूट
जंगल जो है, उसके नीचे जो संसाधन है, जो खनिज है, वो सब इसके एक आदमी को, एक इंसान के मसाज ईगो करके आप पूरा खोद के ले जा सकते हैं, तो क्यों ना करें वो, उनको पैसा चाहिए। तो नियम उनके देश में है और वो यहाँ पर, ये वैसे ही हो गया कि एनआरआईज की बात की वो रहेंगे यूएस में, यूके में, वहां से जय श्री राम यहाँ भेज देंगे, जय श्री राम यहाँ बोलेंगे। इसलिए जब वहां के प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं यूके के, तो वो पहला चीज यहाँ पर आके जय श्री राम ही बोलते हैं, क्योंकि उनको वहां पर भी नहीं, वो बुलडोजर जॉनसन थे ना, वो आए थे ना, वो हाँ, वो उन्होंने वो क्या वो गिराते हैं, वो जेसीबी लेकर आए थे। उनको पता नहीं ये एक गैर कानूनी, गैर संविधानिक चीज लोगों के साथ की जा रही है, ये मालूम नहीं था। वहां जाकर उनको बहुत लोगों ने विरोध किया, तब जाके उन्होंने बात अपनी यानी बात को ये किया कि मैंने खारिज किया। लेकिन विदेशी से आप कोई एक्सपेक्ट मत करिए, ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है। चलिए, लड़ाई अगर इसी बात को आगे, लड़ाई लड़नी है, गोदी मीडिया लड़ाई नहीं लड़ रही है, विदेश से लड़ाई मुमकिन नहीं है। तो अगर मीडिया की बात करें, ऑल्टरनेट मीडिया है, तो वहां पर तो वैसे ही कार्रवाई की जा रही है, आपके वीडियोस को अचानक से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, यूएपीए की धाराएं लगाई जाती हैं, पुलिस आपके घर पर पहुंचती है, तो ये लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी? 5 साल इंतजार करती है कोई जनता लड़ाई लड़ने के लिए, तो उस कौम को जिंदा कौम नहीं कहा जा सकता। ये तो लोहिया जी ने कहा भी था, जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती। और अगर सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा होनी ही है। सही बात है। अब तो संसद का बिल्डिंग भी आवारा हो गई है। तो आप ये समझिए कि कोई भी लड़ाई जनता रास्तों पर लड़ती है। जब गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी तो कोई चुनाव नहीं था, तो रास्ते पे आए, अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा से लड़ी, और अहिंसा से ही लड़नी चाहिए। सत्याग्रह, असहकार, यानी सरकार की एजेंसी जितनी सारी हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि विपक्ष दल है वो असहकार जो है, नॉन कोऑपरेशन, वो हथियार गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था, वो इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। तो कुल मिला के यह है कि हमारे महात्मा जो हैं, राष्ट्रपिता जो हैं, उन्होंने जो हमें सूत्र दिए हैं उसके बल पे लड़ना मुश्किल तो है, चुनौती भरा भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति और ग्राउंड रियलिटी से टूटना, ये वजह है कि जिसकी वजह से ये लड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं, किसान जब लड़ते हैं तब तो उनको खालिस्तानी बता दिया जाता है। लेकिन कृषि कानून को वापस लेना पड़ा, भले ही वो अडानी के लिए बनाए गए थे, लेकिन पॉलिटिकल पर्पस के वजह से हुआ ना। साठे नाम के विदेशी एनआरआई है, वो आरएसएस माइंडेड है, उनके कहने से, जिन्होंने कभी खेती नहीं की, उनके कहने से वो तो कृषि कानून का लाया गया। लेकिन भाई, तो अगर बीजेपी के इन चीजों के खिलाफ, आपको बीजेपी ने वो कानून कब वापस लिया, या मोदी ने वो कानून कब वापस लिया? जब उनको पता चला कि इससे उनको पंजाब में नुकसान हो रहा है, और पंजाब के जो लोग थे वो उतने जागरूक कृषि कानून को लेकर उस समय हुए थे, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है। मैं एक बताता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको, बिना शर्ट पहने तमिलनाडु के भी किसान कई दिन दिल्ली बैठे, चूहा, उन्होंने मरा हुआ चूहा अपने मुंह में रखा था। लेकिन फिर भी उनको सरकार ने वो ये नहीं समझा कि ये अपने नागरिक है। अब ये सरकार में ये एम्पैथी तो छोड़िए, लेकिन ये भावना भी नहीं है कि मेरा हर नागरिक, इस देश का हर नागरिक मेरा है और मैं उसका ट्रस्टी हूँ और मैं उसको उत्तरदायी हूँ। ये बात ही नहीं है सरकार में। ये सरकार जैसे ब्रिटिश या अंग्रेज सरकार थी, दूसरी कोई सरकार, और नागरिक कोई दूसरे देश के है, ऐसे बिहेव कर रही है। तो ये सरकार हमारी है ऐसा कहने के लिए कोई आधार मुझे नहीं दिखता है। ये बीजेपी के जो लोग हैं उनसे भी आप बात करेंगे, जो संसद में बैठते हैं या मंत्री भी हैं कहीं, तो वो भी ये बताएंगे कि नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, डर जाएंगे वो। अगर आपको अपनी पार्टी की एजेंडा या अपनी पार्टी के ऊपर बात करने के लिए डर लगता है, तो इसका मतलब सरकार आपकी नहीं है। तो सरकार 2-3-4 लोगों की है, और 2-3-4 लोग बाहर होंगे, बस इसी को सरकार, यानी ये एब्सोल्यूट ऑथोरिटेरियन रेजिम है और उतनी ही ब्रूटल है। तो वो तो हमने नोटबंदी में भी देखा कि इन्हें तो अपने लोगों को, अपने नेताओं को नहीं बताया, कैबिनेट को बिना बताए ये अगर फैसला ले सकते हैं। गुजरात में कुछ लोगों को
मालूम। हाँ, गुजरात में वही जो 3-4 लोग बाहर के हैं जिसका जिक्र आपने किया, उन लोगों को पता नहीं, मैंने जिक्र नहीं किया, उनका नाम मैं लिया नहीं है मैंने, लेकिन उनको मालूम था ये। हाँ, लेकिन जो मुख्य उनके कैबिनेट है उन्हें नहीं पता था। अब हमने कहा, या जिस तरह से आपने कहा कि अगर सड़कें खाली हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, तो जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं उसका भी हमने जिक्र किया कि वो भी ब्रूटल है। तो बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है क्योंकि उनको अपनी चीजों को लाना है, तो चुनाव जीतने के लिए तो अब उनके पास सारे पर्याय मौजूद हैं। सारे पर्याय मौजूद है, यहाँ तक कि अब सेना को भी उन्होंने कहा कि अगर आप छुट्टी पर जाता है कोई सेना से तो वो बीजेपी की योजनाओं का प्रचार करेगा। भारतीय सेना जो राजनीतिक नहीं है उसको गैर राजनीतिक रखा गया, आज तक राजनीति में उसको आने नहीं दिया, इसलिए भारत का पाकिस्तान नहीं बन पाया। सही बात। तो उनको भी ये बात लागू हो रही है, तो आप क्या विकल्प रखें? तो ऐसे में ये 2024 चुनाव कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये सारी चीजों के लिए? केवल देश के लोकतंत्र की बात नहीं है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस की बात है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि इंडिया की जब बैठक होती है वो कहते हैं कि ये लड़ाई केवल वोट करने या जीतने के लिए नहीं है। वो मीडिया एज ए इंस्टीट्यूट की बात कर लें, आप इलेक्शन कमीशन एज ए इंस्टीट्यूट की बात कर लें, ईडी, सीबीआई, खैर ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकार में उनका दुरुपयोग नहीं हुआ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होना, और लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया, लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोटा गया, तो इन सारी चीजों को देखते हुए 2024 चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और बतौर वोटर सतर्क होना कितना जरूरी है सर? एक कामयाब लोकतंत्र का पतन कैसे होता है इसका अभ्यास करने वाले जो लोग हैं दुनिया भर में, वो 2024 का चुनाव उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक गणतंत्र का धर्म सत्ता के आगे ढहना कितना खतरनाक हो सकता है, ये जिनको जानना है वो 2024 के चुनाव को देखे। और वो 2024 के चुनाव को इसलिए देखे कि विपक्ष जो है या फिर अपने जो एजेंडे पे सरकार अड़िग है, जो एजेंडा लोगों से कोई मेल नहीं खाता, धार्मिक है, जाति से प्रेरित है, तो वो एजेंडा, और फांसीवादी है, वो एजेंडा नाकामयाब करने के लिए जो आखिरी जंग विपक्ष लड़ रहा है, वो जंग जिनको इंटरेस्टिंग लगती है, उनके लिए 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2024 का इलेक्शन एक आम नागरिक के लिए भारत के, क्योंकि 2024 के चुनाव अगर विपक्ष हार जाता है या सत्ता में जो है वही रहते हैं, तो 2024 के बाद में हम पुराने हिंदुस्तान के, यानी पिछले 70-75 साल के हिंदुस्तान की फोटोग्राफ्स देखे आएंगे कि हम आज़ाद थे तो लड़कियां ऐसे घूमती थी, जैसे अफगानिस्तान और इरान के दिखाते हैं ना, वैसे। तो हर नागरिक के लिए इम्पोर्टेंट है, हर स्त्री के लिए इम्पोर्टेंट है, हर पिछड़े के लिए इम्पोर्टेंट है, हर शूद्र के लिए इम्पोर्टेंट है, अतिशूद्र के लिए इम्पोर्टेंट है, हर अम्बेडकरवादी, गांधीवादी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये मेरे कहने से नहीं कुछ होता, उन्हें पता है क्या कि ये इम्पोर्टेंट है। वो गरबा खेल रहे होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हैं सर? लेकिन अब इतनी हमने क्योंकि निराश कर दिया लोगों को, तो उसमें एक सवाल जो मेरा पूछना या मैं सोचता हूं कि डर तो इन्हें विपक्षी एकता से लगता ही होगा। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है लोकसभा में, और क्योंकि उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ है, अब शरद पवार आगे जाकर क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे की जिस तरह से अभी रणनीति है तो उससे बीजेपी को नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल, इसलिए तो उन्हें अजित पवार और एकनाथ शिंदे लगते हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों में अगर ये अब भी जो 5-6 महीने हैं उसमें विपक्ष अपने बीच के जो मतभेद हैं उसे छोड़कर साथ में आता है, तो लड़ तो सकते हैं ना एनडीए के खिलाफ? लड़ तो आप कितनी भी विपरीत स्थिति हो लड़ सकते हैं। ये महाराष्ट्र में हम लोग बैठे हैं, यहाँ ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की है, उनसे ज़्यादा विपरीत स्थिति में कोई लड़ा नहीं। सही बात। वो एक साथ 4 सत्ता, यानी 4 पावरफुल सत्ता थी, जो कुतुब शाह था, आदिल शाह थे, निजाम शाह थे, मोगल्स थे, उनके खिलाफ अकेले लड़े और उनने आखिर तक हार नहीं मानी और जाके बाद में मराठा साम्राज्य बना उनके। भले उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसको फॉलो नहीं किया लोगों ने, और इसलिए वो मराठा साम्राज्य जब बना तो शिवाजी महाराज ने जो एक्चुअल वैल्यू एडिशन किया था वो उसमें नहीं रहा, क्योंकि पेशवा ने बाद में उसको पूरी तरह से अलग बना दिया। खैर,
ब्राह्मणवादी बना दिया उसको, और वही फैसीवादी बन गया, वो जातिवादी बन गया। लेकिन शिवाजी महाराज की भूमि में आपको ये बात तो पक्का यकीन कर लीजिए, जिनके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कविता लिखी है। और रविंद्रनाथ टैगोर वो एक शख्स है जिन्होंने महात्मा कहा, महात्मा गांधी को, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने छत्रपति शिवाजी महाराज पे कविता लिखी, तो उसमें यही लिखा है कि विपरीत स्थितियों में भी आप लड़ सकते हो और जीत भी सकते हो। इसकी मिसाल देने वाला व्यक्ति ये इतिहास पुरुष थे, और इस इतिहास पुरुष से आप प्रेरणा ले सकते हैं, तो यही ले सकते हैं। तो आप समझिए कि आप मैंने पूरा निराश कर दिया होगा आपको, तो आशा से मैं यही कह सकता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक जिंदा मिसाल थे कि कितनी भी विपरीत स्थिति हो आप जीत सकते हो, और लड़ तो सकते ही हो। लेकिन लड़ने के लिए साथ में रहना जरूरी है, और वो साथ में रहते हैं या नहीं ये देखना अहम होगा। लेकिन इस एनडीए के चर्चा के जरिए हम बताने की कोशिश सर यही है कि हालात कितने गंभीर हैं, क्योंकि अगर आपको समस्या का समाधान चाहिए तो उसके लिए पहले समस्या उसको समझना उतना जरूरी अभी है। तक की इलेक्शन में ना मैंने बहुत सारे डिस्कशन किए। मैं कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस की बहुत आलोचना की, बहुत सारे कोई भी इलेक्शन के टाइम मैंने सत्ता पक्ष में जो है वो ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन कर चाहता है, ऐसा कभी मैंने कहा नहीं है। ये पहली बार हो रहा है कि मुझे भी ऐसी बात करनी पड़ रही, क्योंकि दिख रहा है ऑब्जेक्टिविटी भी तो कोई होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिवली यही है, ये बात मेरी जिंदगी में भी पहली बार हो रही है, आपकी जिंदगी में भी पहली बार हो रही है, और हो सकता है ये देश के जिंदगी में यानी स्वतंत्र आज़ादी के बाद में पहली बार हो रही है। तो इसके परिणाम क्या आएंगे, कैसे लड़ा जाएगा, इसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह है। लेकिन थ्रिलर का क्या है कि आप पढ़ के किताब बंद करो तो ख़त्म हो जाते हैं। फिल्म है तो देख के थिएटर के बाहर आओ तो आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी ही दाव पर लगी हुई है, ये फ़र्क है। और बतौर वोटर या बतौर भारतीय नागरिक हम सबको ये समझना जरूरी है कि हम खुद एक इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। वो इतिहास अच्छा होगा बुरा होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन उसका हिस्सा हम लोग सब रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये 2024 चुनाव बहुत अहम हो जाते हैं। शुरुआत हमने एनडीए से की, और बात करते करते आप भी देखिए दर्शक कि एनडीए में उनके पार्टीज से ज्यादा जो उनके साथ में गठबंधन में नहीं है, या जो इनके इनविजिबल पार्टनर्स हैं, वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वो आरएसएस हो, उनकी आइडियोलॉजी हो, कॉर्पोरेट्स हो, विदेशी ताकतें हो, जिसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि विदेश भारत को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं का मदद ये सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं। तो ये 2024 काफी अहम रहने वाले हैं। जाते जाते आप दर्शकों को सर क्या कहना चाहेंगे? एनडीए बनाम इंडिया में लड़ने की बात हमने कह दी, मुद्दों पर क्या वोटर सोचता है, और अगर नहीं सोचता है तो किस तरह से वो सोचे, क्योंकि अभी प्रोपोगेंडा इतना फैला हुआ है, आने वाले समय में कैंपेनिंग के जरिए और फैलेगा। तो ऐसे में उन्हें क्या करना होगा सही और गलत के बीच में समझना के लिए, और जिस दिन ये वोट या वो बटन दबाना होता है तब अलग इमोशंस के बहकावे में ना आकर प्रैक्टिकल रहना या ऑब्जेक्टिव रहना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है। उस समय उस वोटर को या उस दर्शक को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं दर्शक जो है वो वोटर भी है, तो वो उसे एक ही बात, उन्हें सबको एक ही बात हम लोग कहें तो बेहतर होगा कि आपको जीवन में आगे जाना है या पीछे, इसका फैसला आपको करना है। हिंदू कभी भी खतरे में ना था, ना है, ना रहेगा। आज तक जो शासक थे अभी 70 साल में तो हिंदू ही थे, ज़्यादातर सारे हिंदू ही थे, और हिंदू खतरे में कभी नहीं आया। और इनके जो साथी है वो हिंदू नहीं है। ऐसे कई हैं जिसके नाम हमने जिक्र किया शुरू में, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, वो हिंदू कहाँ है, वो अल्पसंख्यक है। तो बात यह है कि एक ही बात, जब आप बटन दबाएंगे तो आप लोकतंत्र की पक्ष में अगर बटन दबाते हैं, किस पार्टी के मैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में बटन दबाते हैं तो खुद के लिए दबा रहे हैं। और आप किसी भी भगवान या धर्म के लिए बटन दबाते हैं तो आप भविष्य के लिए अपने सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। उसके बाद एक अंधा युग और एक खाई आपका इंतज़ार कर रही है। इतना ही कहूँगा कि डरो मत। चलिए, तो फैसला आपको करना है कि आप भारत को किस तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं, भविष्य की तरफ या फिर उस अतीत की तरफ जिसका जिक्र अब धीरे धीरे हम लोग हर रोज देखते हुए नजर आ रहा है हमें, जिसके बारे में शायद हमने पढ़ा था और ये भी सीखा था कि किस तरह से चीजें
सुधरी और उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा। तो बतौर दर्शक या बतौर वोटर, अब आप पर भी ये निर्भर करता है कि आप कौन सा बटन दबाते हैं, किस चीज के लिए दबाते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही ये नेता करते हैं, ये नेता वही करते हैं, या समाज जिस तरह से होता है उसी तरह से नेता होता है। तो समाज आगे किस तरह से होगा इसका फैसला आपको करना है। बहरहाल मुझे लगता है ये सही समय है इस वीडियो को अंत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank हमने you. आज एनडीए के बारे में बात की है। जैसा कि हमने कहा 2024 चुनावों को या 2024 के भारत को डिकोड करने का ये जो सीरीज है उसमें हम अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। आरएसएस के बारे में बात किया है हमने, एनडीए के बारे में किया है, इंडिया के बारे में भी करेंगे, कांग्रेस पे के किया है। आइडियोलॉजी के बारे में करेंगे, क्योंकि अगर आरएसएस आइडियोलॉजी एक तरफ है तो भारत में अब तक का जो आइडियोलॉजी रहा है वो कांग्रेस की विचारधारा वाला आइडियोलॉजी रहा है। तो इन सारी चीजों का चर्चा हम इस पूरे सीरीज में कर रहे हैं और सर से इस पर बातचीत कर ही रहे हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया या हमने जो चर्चा की उसमें क्या कुछ आपको समझ में आया, मकसद इसका आपको निराश करना या डराना नहीं, हकीकत से वाकिफ करना है, क्योंकि वो शायद आज के समय लोग नहीं। अगर हकीकत डरावनी हो तो डरावनी। बिल्कुल। और जैसे कि लगातार कहा जाता है कि अगर समाधान चाहिए तो पहले प्रॉब्लम को तो समझिए, आंख बंद करके आप समाधान नहीं चाह सकते। तो वो करने की कोशिश है। बहरहाल वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप बताएं। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। और कोशिश ये है कि इस तरह के डिस्कशंस शोर शराबे से दूर ऑब्जेक्टिव तथ्यों के साथ आपके सामने पेश करें। और ये कोशिश कब तक जारी रहेगी 2024 के बाद भी या उसके समय, वो भी तय करेगा। उसके लिए भी आप कौन सा बटन दबाते हैं वो काफी अहम रहने वाला है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। और आप सभी का भी, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।